अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सोशलिज्म इन रशिया, यानी कि रशिया में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो यूरोप में, कंप्लीट यूरोप में सोशलिज्म बट वाइडली स्प्रेड है ना, हाउ डिड द सोशलिज्म स्प्रेड इन दिस रशिया, उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेलली हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर 1914, that is when the Tsar was ruling, Tsar Nicholas II was ruling this complete Russia, या Tsar Nicholas II को ना सोशलिज्म इन रशिया, यानी कि सोशलिज्म कॉन्सेप्ट यूरोप में वाइडली स्प्रेड होकर तो रशिया में कैसे आया। अरे यार मैं वो बोल रही थी ना, हाँ 1914 में जब Tsar Nicholas II was ruling, what happened, all the political parties were illegal in Russia, all the political parties, यानी कि पॉलिटिक्स को लेकर जो कुछ भी पार्टी फॉर्म होगा वो बहुत ही इलीगल है रशिया में। तो उन्होंने इलीगल रख दी, उन्होंने बोल दिया कि अगर आप जो कुछ भी पार्टी फॉर्म करेंगे उनको निकाल देंगे और आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा कर दिया। So what happened in 1898? This Socialist Democratic Workers Party, yes, Socialist Democratic Workers Party, इतना बड़ा पार्टी का नेम, अरे इतना बड़ा रख देंगे ना, हाँ वो ही था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो सिर्फ रशियन वाला नाम भूल गई मैं, ठीक है, रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। It was formed in 1898 by the workers. It was very fast in urban areas. As the political parties were illegal, बोल दिया ना मैंने, पर ये कैसे फॉर्म किए? The political parties, okay, they were illegal in Russia, but they secretly operated in this party, same as they were saying that this is an illegal party only, sir. अरे भाई साहब आपके नीचे तो हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्टी को हम लोग इलीगली कर रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग सीक्रेटली, ऐसे जाकर नहीं बोलेंगे, वो सीक्रेटली कर रहे थे सब कुछ, जो कुछ भी कर रहे थे वो लोग बहुत ही सीक्रेट इन नेचर वो कर रहे थे। तो and this Russian peasants, now the concept of Russian peasants arises. So what happened, this Russian peasants mostly they were said that they are naturally socialist. क्यों? Idea of this workers, the workers idea was like that the Russian peasants were completely natural, that is, these are naturally socialist because they used to pool the land and they used to combine the land, and they're not like European peasants, the Russian peasants, यानी कि Russian peasants ही है, क्योंकि वो कंबाइन करते थे पूरा लैंड और प्रॉफिट को इंडिविजुअल के नीड्स पे डिवाइड बेसिस पे डिवाइड करके उधर थोड़ा दे देंगे, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स दे यूज्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट एंड दे यूज्ड टू गिव टू द इंडिविजुअल। सो दे यूज्ड टू थिंक दैट द नेचुरली सोशलिस्ट है, यानी कि हम लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि ये बन जाओ ना, कंबाइन कर लो ना, यानी कि प्रॉफिट को डिवाइड कर दो ना, ये नेचुरली सोशलिस्ट है, यानी कि नेचुरली वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो जब इन्होंने बोला था, ये पीजेंट्स भी फॉर्म किए थे एक पार्टी, एंड द पार्टी नेम इज सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। आफ्टर 2 years this party was formed. It was formed in the year 1900, which was very fast in rural areas. It was formed by the peasants. Now what happened, social democrats, यानी कि याद रखो, अरे यार क्लॉथ क्या था यार, हाँ, तो ये सोशल डेमोक्रेट्स या वर्कर्स वो दोनों सेम ही है, यस डन। तो ये हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे सोशल डेमोक्रेट बोलकर, अगर हम लोग इस टर्म को कभी यूज करेंगे सोशल डेमोक्रेट, यानी कि कंपल्सरी वर्कर्स को हम लोग बोलेंगे सोशल डेमोक्रेट्स यानी कि वर्कर्स ही है, वर्कर्स को एक और नाम क्या है, सोशल डेमोक्रेट्स। सो दैट टू सोशल लेनिन ग्रुप डेमोक्रेट्स, यानी कि व्लादिमीर लेनिन एक नया पर्सन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो व्लादिमीर लेनिन का वो जो ग्रुप है सोशल डेमोक्रेट्स में, उन्होंने क्या बोला, they ignore the idea about the workers saying that this Russian peasants were naturally socialist. They ignored about it. Why did they ignore? Because they thought that they were not one united group. He said that they were unitedly नहीं काम कर रहे थे, वो तो unitedly नहीं काम कर रहे थे, वो united group नहीं होंगे। पर यार वो तो यूनाइटेड ही तो काम कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं लैंड को और प्रॉफिट को डिवाइड भी तो कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यानी कि लेनिन को ले लो, यानी कि मैं बोल रहा हूँ उस ग्रुप में थोड़े रिच है थोड़े पुअर है, तो वो यूनाइटेड ग्रुप कैसे होगा। और
और ये भी बोले वो कुछ लोग एम्प्लॉयड वर्कर की तरह काम कर रहे हैं और कुछ लोग वर्कर सिर्फ वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये यूनाइटेड ग्रुप कैसे हुआ? अरे बहुत ही दिमाग का ये है, व्लादिमीर लेनिन को बहुत ज्यादा दिमाग के, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा उधर तक जाते हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन ना ये सब कुछ बोल दिया और बोल दिया कि ये रशियन पीजेंट्स ना नेचुरली सोशलिस्ट नहीं होंगे, ये यूनाइटेड ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहे। तो दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन देम इन देयर ग्रुप डिड नॉट अलाउ द पीजेंट्स टू टेक पार्ट इन दिस रेवोल्यूशन, यानी कि वो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, हम लोगों ने जब बात की थी 1900 में जब डिवाइड हुआ था, वो इट वाज कंप्लीटली बैन, यानी कि वो पार्टी को रिमूव कर दिया गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वो पार्टी के बारे में, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो जो पार्टी है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि 1903 में एक स्प्लिट हुआ था, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स बोल के एक स्प्लिट हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पढ़ी है सोशलिज्म इन रशिया। क्लियरली समझ आ गया? देखो इधर तक तो हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली समझ गया, हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही क्लियरली समझ गए। इसको अभी हम लोग कैंसल आउट कर लेंगे। तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस पे सिर्फ इन दोनों पे, और ये दोनों हो जाने के बाद फिर से क्विकली रिविजन करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी लगता है। ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आपको दिखाई देगा ना, ये मार्कर काम कर रही है, ये मार्कर काम कर रही है, ये मार्कर तो क्या हो गया इसको? ठीक है। तो ये जो है सोशलिज्म इन रशिया क्लियर है कैसा है सोशलिज्म, और टू पार्टीज के बारे में पढ़ा था और हम लोग पढ़े थे, और एक पार्टी तो कम्प्लीटली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी तो कम्प्लीटली बैन हो गया। और अगर हम लोग इस बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स के बारे में बातचीत करें तो ये सोशलिस्ट यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स पार्टी में ये बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स दोनों टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और इनका स्प्लिट हुआ था 1903 में। तो आई एक्सप्लेन यू एंड आई सेड दैट बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स थोड़े नए टर्म्स की तरह है, और हम लोग अगर इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली समझ आएगा। तो बोल्शेविक्स का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, मेंशेविक्स का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, उसको बहुत ही क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बातचीत करते हैं सोशल रशियन, इतना बड़ा पार्टी नहीं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो ये जो पार्टी है उन्होंने डिवाइड कर दी बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स नाम के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दी। दिस बोल्शेविक्स वाज हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। मैं लिख देती हूं, दिस बोल्शेविक्स पार्टी वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन and Menshevik party was led by Julius Marto. ठीक है, so the Bolsheviks party was led by Vladimir Lenin and Mensheviks party was led by Julius Marto. Just remember, Bolsheviks Vladimir Lenin, Mensheviks was led by Julius Marto. So Bolsheviks यानी कि क्या, Mensheviks यानी कि क्या? अरे भैया वो बता रही हूं मैं। बोल्शेविक्स यानी कि मेजॉरिटी पीपल एंड मेंशेविक्स यानी कि माइनॉरिटी पीपल, यानी कि बोल्शेविक्स पार्टी जो है उसका ग्रुप जो है, उसके ग्रुप के मेंबर्स जो है, मेंबरशिप था जो वो बहुत ही ज्यादा था, यानी कि उस ग्रुप में जो मेंबर्स थे बहुत ही ज्यादा थे। बोल्शेविक्स यानी कि सम मैक्सिमम, मेंशेविक्स यानी कि माइनॉरिटी, मेजॉरिटी बोल्शेविक्स, माइनॉरिटी मेंशेविक्स। तो वो भी था बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में डिफरेंस। और ये बोल्शेविक्स दैट इज व्लादिमीर लेनिन, ही ऑलवेज बिलीव दैट देयर शुड बी क्वालिटी नंबर ऑफ पीपल, यानी कि उन्होंने बोला था ना रिच पुअर वर्कर, एम्प्लॉयड वर्कर एंड वर्कर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए वो यूनाइटेड नेशन नहीं बोल रहे थे, यूनाइटेड ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहे थे, तो उनको उन्होंने बैन भी कर दिया। और इधर देखो लेनिन ने बोल दी, यानी कि मेरे ग्रुप में सभी लोग क्वालिटी नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, यानी कि रिच यानी कि रिच होनी चाहिए, पूरी यानी कि पूरी होनी चाहिए, क्वालिटी नंबर ऑफ पीपल चाहिए हमको। Whereas Mensheviks, in this Julius Marto said that this party is open for all. जो भी चाहिए आप इधर आ सकते हैं और भेज सकते हैं। And this Bolsheviks party won so many, you know, it ultimately wins. यानी कि Bolsheviks और Mensheviks के अंदर वॉर हुआ तो Bolsheviks से विन होगा ना, बिकॉज इनके पास थोड़ा मेजोरिटी है, यानी कि आर्मी तो थोड़े ज्यादा है Bolsheviks में Mensheviks की तरह। तो Bolsheviks always ultimately wins। और ये स्प्लिट कब हुआ था? ये स्प्लिट हुआ था 1903 में। 1903 में इसका स्प्लिट हुआ था। तो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स क्लियर है, ठीक है। तो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स बहुत ही क्लियर है।
अरे भाई साहब, इतना बड़ा लेसन है ना, दिमाग का रहा है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग क्विकली रिवीजन करना है तो अभी कर लेंगे हम लोग कि बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स और सोशलिज्म इन रशिया। तो इधर तक ना हम लोगों ने पढ़ी, इसको याद छोड़ दो बिकॉज आपके माइंड में वो गिर चुका है वो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्या, हाँ, इसको रिवीजन करके उसके बाद टर्बुलेंट टाइम में जाएंगे। तो रिवीजन करते हैं, हाँ सीरियस ना। तो सोशलिज्म इन रशिया इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी, सोशलिज्म कैसे एंटर हुआ, उधर हम लोगों ने पढ़ी थी दो पार्टीज के बारे में। And we also studied that till 1914 all the political parties were illegal. That also we studied, and apart from that we studied that workers formed a party in 1898 which was very fast in urban areas, and that party is called as Russian Social Democrats Workers Party. And these workers always believed that Russian peasants were naturally socialist because they combine the land and divide the profit to according to the work done. So when the workers settled in that way, they got impressed and they even formed a party called Socialist Revolutionary Party in 1900 which was very fast in rural areas and it was formed by peasants. तो ये व्लादिमीर लेनिन यानी कि लेनिन ने disagreed on the fact that they were naturally socialist. They said that they were not unitedly group. यानी कि कैसे यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। यूनाइटेड ग्रुप इसलिए नहीं है क्योंकि यूनाइटेड ग्रुप नहीं है इसीलिए क्योंकि वो थोड़े रिच है, पूर है। कुछ लोग वर्कर एम्प्लॉयड की तरह वर्क कर रहे हैं तो कुछ लोग वर्कर्स सिर्फ वर्कर की तरह काम करे, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो व्लादिमीर लेनिन ने ऐसा बोला, इसीलिए दिस डिफरेंशिएशन डिड नॉट अलाउ द पीसेंट्स टू टेक प्लेस इन दिस रेवोल्यूशन। तो ये पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है ना वो गिर गया था, वो अभी बैन हो गया था, लेनिन ने बैन कर दी। और ये सोशलिस्ट रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज डिवाइडेड टू ग्रुप्स, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स यानी कि मेजॉरिटी, मेंशेविक्स यानी कि माइनॉरिटी। Bolsheviks leaders Vladimir Lenin and Mensheviks leader is Julius Martyr. Bolsheviks party thus Lenin always believed that there should be a quality number of people, and Mensheviks this Julius Martyr said that this party is open for each and everybody, यानी कि जो कोई लोग आ सकते हैं और इस Mensheviks में जॉइन हो सकते हैं। And this split happened in 1903. ये सिर्फ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको? बहुत अच्छे, मुझे समझ आ गया तो आपको क्यों नहीं आएगा? तो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स हो गए सोशलिज्म इन रशिया। तो इधर तक एक डब्बा लेकर गए और डब्बा ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम लोग मेनली इस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा डब्बा पूरा बेड पूरा बोलना बहुत ही कुछ डिफरेंट सा हो गया है ना, पूरा क्लमसी हो गया बोर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है। और टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन वे वी गोना स्टडी अबाउट द ब्लेडी संडे। ब्लेडी संडे ये क्या नाम हो गया भैया, ब्लेडी संडे? अरे यार, संडे के दिन हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। संडे को ब्लेडी कहते हो? हमारे बच्चे स्पेशली, हमको उसी दिन हॉलिडे आता है, तभी आप लोग बोल रहे हो ब्लेडी संडे बोलते हैं। अरे भाई साहब, एक्टिंग बहुत अच्छा था, ठीक है हम लोग बातचीत करेंगे। मैं बोलती हूँ इसकी संडे को ब्लेडी संडे क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ द ब्लड शेड, because many were killed on that day. That is we are going to study. First of all, turbulent time 1905 revolution, ब्लेडी संडे के बारे में हम लोग बहुत ही क्लियरली पढ़ने वाले हैं। तो ब्लेडी संडे यानी कि एक्चुअली द रशिया वाज कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक इन रूल, Tsar was ruling it, so completely Russia was autocracy, and he did not, the Tsar was not subjected to parliament. यानी कि ये Tsar जो है ना पार्लियामेंट क्रिएट नहीं करता था। So were citizens happy with this? No, not at all. Liberals, social democrats यानी कि workers. So liberals, social democrats and other politicians like liberals, social democrats and even social revolutionaries, they all wanted a change because they were not happy with it. Because they were not happy with it. 1905 revolution की बात करें हम लोग, यानी कि ये जो Tsar Nicholas II था, he was going with the autocratic rule, यानी कि वो ऑटोक्रेसी फॉलो कर रहा था। तो जब ऑटोक्रेटिक रूल हो रहा था यानी कि वो जो कहे वो ही करना चाहिए, और he was not subjected to parliament, यानी कि ड्यूमा नहीं क्रिएट किया। ड्यूमा बता दी ना, और ड्यूमा जो है ना पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। It was not subjected to parliament yet. We are going to talk about it also. So the Tsar was not subjected to parliament. Were the citizens happy with it? No, not at all. The liberals, social democrats and socialist revolutionaries, मैंने इसीलिए लिखा है यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स यानी कि वर्कर्स, यानी कि जो ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में काम कर रहे हैं वो लोग, और लिबरल्स एंड इवन नॉट ओनली लिबरल्स बट ऑल्सो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस. दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिमांडेड अ
कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, 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 ऐसे डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ था, सार ने क्या की थी, एंड दीज लिबरल्स एंड दीज पीपल हु वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दे वर सपोर्टेड बाय दिस नेशनलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अरे यार ये कौन है नए लोग, नेशनलिस्ट यानी कि फॉर द लव ऑफ द नेशन दे सपोर्टेड देम, एंड जर्नलिस्ट एक्चुअली दीज आर मुस्लिम रिफॉर्मर्स फॉर द इस्लाम। मुस्लिम रिफॉर्मर्स को हम लोग बोलते हैं इस्लाम, लाइक जर्नलिस्ट बोलते हैं मुस्लिम रिफॉर्मर्स को। तो क्या हुआ था, सार ने क्या किया था, and apart from that because of this autocratic rule and because of the bad economic conditions, क्या हुआ था, bad economic था, because the prices of goods rose। क्यों rose हुआ, वैसे नहीं, okay, so the prices of goods rose, so the bad economic conditions what happened during 1904 ये सब कुछ हुआ। 1904 से 1905 तक ये बर्दाश्त कर रहे थे, पर 1905 जनवरी 22 को इनको ना बहुत ही गुस्सा आया कि उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू कर दी और उसको नाम दिया ब्लडी संडे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑटोक्रेटिक रूल एंड इवन बैड इकोनॉमिक कंडीशंस दे वेंट थ्रू अ रेवोल्यूशन इन 1905 एंड दैट 1905 यानी कि 1904 में ऑटोक्रेटिक रूल और बैड इकोनॉमिक टाइम्स थे, तो वो क्लियर है। एंड दिस वर्कर्स मेंबरशिप इन दिस वर्कर्स पार्टी, दैट इज वर्कर्स पार्टी क्या है यार, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी में जो मेंबरशिप यानी कि मेंबर्स जो है वो बहुत ही बढ़ गए थे, मेंबरशिप वाज इंक्रीज्ड, एंड सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थे। एंड आई विल से यू दैट इसको बहुत ही याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज, मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज these are. So Saint Petersburg and Moscow these are major industrial areas, इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग को रखा गया था रशियन कैपिटल नाम से। So actually now the Russia's capital is Moscow, but at that time it was Saint Petersburg, now it is Moscow. So these two are major industrial area, इसीलिए उन्होंने इसे उनको कैपिटल बना दी, बिकॉज इंडस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। कंट्री के इकोनॉमी बढ़ता है इंडस्ट्रीज के वजह से ही। तो उसके बारे में, तो बैड इकोनॉमिक टाइम, ऑटोक्रेटिक रूल, दे डिड नॉट इवन what happened when 4 workers from Putilov Iron Works were removed, 10,000 workers went out on a strike कि हमें स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं, हमको इतना अच्छे वेजेस नहीं देंगे और आप ना ऑटोक्रेटिक रूल बंद कर दीजिए और हमारे वेजेस को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज बैड इकोनॉमिक टाइम, यानी कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, यानी कि एसेंशियल गुड्स के जो प्राइसेस था वो बढ़ गया था। तो जिनको तो मिलते ही कम वेजेस है, तो जब कम वेजेस मिल रहे हैं, हाफ ऑफ द वेजेस विल बी गोन फॉर दिस फूड पर्पस ओनली, बिकॉज ऑफ फूड पर्पस के लिए क्यों, बिकॉज फूड का प्राइस बहुत ही बढ़ गया था। इसीलिए उन्होंने क्या कर दी, इसीलिए उन्होंने कह दी कि हम लोग 10,000 मेंबर्स स्ट्राइक के लिए इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो they said that we are demanding for 8 hours work, like 8 hours, minimum 8 hours work should be there and minimum good wages should be provided for that. That is the reason why 10,000 members went for it. Now अभी हम लोग आता है हमारा 1905 रेवोल्यूशन और ब्लडी संडे। अरे यार पहले तू बता दे कि संडे को ब्लडी क्यों कर रही है। मैं बता दी हूँ, सिर्फ हर संडे ब्लडी नहीं होता, जनवरी 22 को ही हम लोग बोलते हैं ब्लडी संडे, जनवरी 22 को, वो भी रशिया में, हमारे इधर नहीं बोलते हम लोग संडे ब्लडी को, ब्लडी संडे। तो टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन ब्लडी संडे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टर्बुलेंट टाइम यानी कि एक स्टेबल टाइम नहीं है, कुछ चेंजेस होते रहे, बिकॉज नॉट स्टेबल यानी कि ऑटोक्रेटिक रूल था, और इवन नॉट ओनली ऑटोक्रेटिक रूल बट इवन द बैड इकोनॉमिक कंडीशन, दैट इज रीजन इट्स कॉल्ड एज टर्बुलेंट टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ हम लोग बात करने वाला है 1905 रेवोल्यूशन एंड द ब्लडी संडे के बारे में। सो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम when the change was demanded, what happened, a procession यानी कि a group of people went on a strike for the Winter Palace which was led by Father Gippen। ये Father Gippen ना Winter Palace जा रहे थे, इतना अच्छा नाम किसका है यार, Winter Palace, हम भी जाएंगे जब हम लोग रशिया जाएंगे, विंटर पैलेस को जरूर मीट करेंगे। अरे यार विंटर पैलेस यानी कि वो प्लेस है जहाँ किंग रूल करता है, यानी कि किंग का रेसिडेंट है वो विंटर पैलेस। तो प्रोसेशन वेंट विच वाज लेड बाय फादर गेपेन, दे वेंट टुवर्ड्स द विंटर पैलेस। नाउ this procession was attacked by the police and Cossacks. Cossacks यानी कि secret police and personal police of this king. So it was led by the Father Gepen and this procession was attacked by this police and the
Cossacks. So, and over 100 were killed and 300 were wounded, and that led to bloodshed. यानी कि पूरा 100 people killed and 300 were wounded, and that led to a complete bloodshed on the land. And this everything happened on 22nd January, and the year was 1905, and the day was Sunday. That is the reason why they call it as a Bloody Sunday. समझ आ गया आपको? जब वो स्ट्राइक में गए थे, पुलिस और कसाक्स ने इनको अटैक कर दिया था और 100 पीपल किल हो गए थे, 300 वुंडेड हो गए थे, जिन्होंने उसको बहुत ही ब्लडशेड हुआ. ये सब कुछ हुआ था January 22nd 1905, एंड द डे वाज संडे, इसलिए इसको ब्लडी संडे को आता. एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स इज टुगेदर, एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स को उन्होंने नाम दे दी 1905 रेवोल्यूशन. तो इम्पैक्ट तो रहा होगा 1905 रेवोल्यूशन की वजह से, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहा रहेगा. तो व्हाट हैपेंड इन दिस 1905 रेवोल्यूशन? कंप्लीट द Russia was under the strike, and they demanded, and these doctors, lawyers, engineers, every others started demanding the constitution. So what happened is the Tsar Nicholas II was put under pressure. Now what happened next? We are going to talk about it in the impact of 1905 revolution. तो क्या हुआ था 1905 ब्लडी संडे में? हम लोगों ने इसको बहुत ही क्लियरली पढ़ लिया है. अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन, यानी कि जब 1905 रेवोल्यूशन हुआ था, जब ब्लडशेड ब्लडी संडे हुआ था, उसका इम्पैक्ट कैसे रहा. सार के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट रहा होगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन. And impact of 1905 revolution, that is these many series of events took place in this 1905. What happened? So when the people were demanding for a constitution, the Tsar, as he was pressured by the people, so he created an elected consultative parliament. Okay, quasi-elective legislative नहीं यार, वो consultative body with quasi-legislative functions उन्होंने create कर दी. Okay, elected body with quasi-legislative consultations, he created a parliament called as Duma. And within 75 days, the first Duma, that is the first parliament, was dissolved. Second Duma was also dissolved, and the third Duma was created. Now you may get it out. क्या ये third Duma रहेगा? क्या ये third Duma रहेगा? वो तो पक्का dissolve हो जाएगा, because first and second Duma was dissolved. मैं बताती हूँ क्यों नहीं. बहुत ही अच्छे तरह से सुना ये सार का टैलेंट को. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूमा 75 डेज में ही डिसॉल्व हो गया था, बट थर्ड ड्यूमा इट कंप्लीटेड 5 टर्म्स व्हिच फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूमा कांट. क्यों? तो आई वाज सेइंग द थर्ड ड्यूमा कंप्लीटेड 5 टर्म्स व्हिच फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूमा कांट, बिकॉज दिस थर्ड ड्यूमा वाज कंप्राइजिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स, यानी कि वो जो पावर में थे, वो जो सार को यानी कि किंग निकोलस II को सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं. यानी कि थर्ड ड्यूमा में जो है सभी लोग कंजर्वेटिव्स यानी कि सार को सपोर्ट करने वाले ही थे. Whereas first and second Duma it was not like that. First and second Duma was comprising of liberals, socialist, revolutionaries, workers who always not supported the Tsar. First and second Duma was comprising of the people who wanted a change, whereas third Duma 5 terms को complete कर दी. पर क्यों complete कर दी? Because it was comprising of the people who were supporting the Tsar, whereas the first and second Duma were completely opposing the Tsar because they were always wanted a change in the society. They wanted a good society. तो ये जो people है यानी कि वो political organizations लगे थे, ये liberal, socialist, revolutionaries, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. See, 1905 जब हुआ था, सार ही, because when he was doing this first and second Duma only, अरे यार अगर आप ना पार्लियामेंट में ही तो है, मैं बैन कर दूंगा. ठीक है भैया, बैन कर दूं, बिकॉज हम तो पार्लियामेंट में है, इसीलिए तो उन्होंने बैन कर दिया. पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ बैन कर दिया, बिकॉज इट वाज ऑटोक्रेटिक रूल. यानी कि वो कैसे बोलेंगे, हम भी वैसे ही जाना पड़ेगा ना. तो उन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल को बैन कर दिया, एंड किंग बैन ऑल द एसोसिएशंस, एंड फ्रॉम 1905 to 1914 एवरीथिंग वाज अगेन अंडर कंट्रोल ऑफ द किंग, ऑटोक्रेटिक रूल. तो ये था इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन. खत्म हो गया इतना? हाँ हो गया. तो हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशिया. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशिया, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशिया, इसका क्या मतलब है यार? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके बीच में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया के बीच में क्या लिंक है यार? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया के बीच में कौन सा इक्वालिटीज है? क्यों इन्होंने रशिया को
इंक्लूड किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलिड पावर्स के। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ को एरेज कर रही हूँ बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू सो क्लियरली, बिकॉज इसमें थोड़ा वर्चुअली भी एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह एक्सप्लेन कर ली, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रशिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डे में लिख रही हूँ, डेट में लिख रही हूँ, कब से कब हुआ था। 20 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। ठीक है, सो 20 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। ना क्या हुआ था, 1905 से 1914 सब कुछ फिर से किंग की रूल में हो गई थी, किंग स्टार्टेड रूलिंग। तो ये 1914 से 1918 तक किंग was being supported। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हो रहा था उसके बारे में भी देखेंगे। सो 1914 में वॉर शुरू हुआ था। ये मार्कर ना बहुत ही शैतान कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1914 की बात करें तो 1914 वॉर वाज बिटवीन 1914 में हुआ था ये वॉर सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलिड पावर्स के बीच में हुआ था। तो सेंट्रल पावर्स क्या है, एलिड पावर्स क्या है। Central powers were to the east, west side, and this allied powers was towards the east side. So the war was fought on two fronts, that is eastern front, this is western front, this is eastern front, or two main countries, that is one country is main each and every power। and मैं बता दूंगी कि कौन कौन से कंट्रीज जुड़े हुए थे सेंट्रल पावर्स में और एलिड पावर्स में। पहले सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थे वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तो सेंट्रल पावर्स में एक ही कंट्री लिख रही हूँ बिकॉज जर्मनी इज अ मेन कंट्री, एंड एलिड पावर्स में रोमेनिया, इटली और रशिया का मेन, इसलिए मैं सिर्फ रशिया ही लिख रही हूँ। तो जर्मनी और रशिया के बीच में ये जो वॉर हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड में नहीं हुआ था ना, सिर्फ यूरोप में ही तो हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट में ही तो हुआ था ना। नो, द वॉर टुक प्लेस बिटवीन ग्लोबल एम्पायर, यानी कि वो यूरोप के बाहर भी हुआ था, अंदर भी हुआ था, यानी कि ग्लोबल एम्पायर फॉर्म हुआ था। तो जब ग्लोबल एम्पायर फॉर्म हुआ था, ग्लोबल यानी कि उसको वर्ल्ड ही कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला, यानी कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाला वॉर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलिड पावर्स। क्यों हुआ था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज मेनली देयर वाज अ लाइक इकोनॉमिकली बैड, तो इसलिए थोड़ा वॉर हुआ था। तो हम लोग बात करेंगे अभी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया में क्या इंटर रिलेशन है यार, वर्ल्ड वॉर और रशिया में क्या इंटर रिलेशन है। द वॉर वाज सपोर्टेड बाय द रशिया, obviously when the war was supported by the Russia, obviously the Tsar was supported, because रशिया और इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एलिड पावर्स में सिर्फ रशिया ही तो नहीं है, मैंने बोला था रोमेनिया था, इटली था और बहुत सारे कंट्रीज, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, रोमेनिया था और इटली भी था। पर मेनली इफेक्ट हुआ था रशिया और जर्मनी ने उन सभी कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा किया था। तो रशिया यानी कि रशिया में जो किंग रूल करे तो वो थोड़ा पावरफुल थे, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि रशिया भी है हमारी एलिड पावर्स में। तो रशिया बहुत ही इफेक्ट हुई थी, इसीलिए मैं सिर्फ इसी का नाम लिखी हूँ, रशिया के बारे में ही लिखी हूँ। तो इनिशियली रशिया नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज है, सिर्फ मेनली आई हैव रिटन दिस रशिया। तो ये जो रशिया है ना, द वॉर वाज सपोर्टेड बाय रशिया। द एलिड पावर्स में जो रशिया है उन्होंने बोल दिया कि अरे भैया हम लोग सेंट्रल पावर्स को हरा देंगे। तो जब रशिया उनको सपोर्ट कर रही है, यानी कि when the war was supported by the Russia, obviously the Tsar was supported because Tsar was the one person who was ruling the Russia, है क्या नहीं? Yes. Now over the period of time the support for Tsar decreased. जो सपोर्ट कर रहे थे Tsar निकोलस II को, वो सपोर्ट ना बहुत ही गिर गया नीचे। पर क्यों गिर गया? क्यों? 3 रीजंस है।
महाभारतम के 3 रीजंस हैं इस महाभारतम के लिए। वो थे, पहला रीजन था ड्यूमा। Being a king of a country, he should, being a king of a country, he should talk about with the people of this Duma, parliamentarian से बातचीत करना चाहिए कि वॉर कैसा होगा, पर इसे बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। ड्यूमा में इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव से बात ही नहीं किया। मैं बोलती हूँ कि Tsar refused to consult the main parties in Duma because it is a responsibility of the king ना, यानी कि किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ड्यूमा में कुछ कंसल्टेशन करना या फिर वो जो कुछ भी है ड्यूमा, देखो it is responsibility of the king to discuss with the members of the Duma, but he didn't do so because war, अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट में बातचीत होना चाहिए, ड्यूमा में बात करना चाहिए। सार ना आराम से पानी पूरी खा के सो रहा है, ड्यूमा से बातचीत नहीं किया। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन था ये रासपुटिन। रासपुटिन है एक मॉन्क। अरे यार अभी लेसन पढ़ के थोड़ा नींद आ रही है ना, नींद नहीं यार, थोड़ा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया हमारे माइंड में। तो मैं क्या कर दूंगी, रासपुटिन के बारे में एक स्टोरी बता दूंगी, क्यों रासपुटिन आया था इसके बीच में। देखो, एक महाराजा था Tsar Nicholas II, एक महारानी थी अलेक्जेंड्रा, सरीना अलेक्जेंड्रा। इधर सार यानी कि किंग, सरीना यानी कि क्वीन। तो सरीना अलेक्जेंड्रा और Tsar Nicholas II का जो पुत्र था, उनको बहुत ज्यादा बुखार आ गई थी। जब उनको बुखार आ गई थी तो ये सरीना अलेक्जेंड्रा ने रासपुटिन को बुलाई, और ये रासपुटिन ना उनके मैजिक पावर्स के वजह से उनका बेटा बच गया था, उनका बेटा बहुत ही ठीक ठाक हो गया था। तब से ये Tsar Nicholas II और सरीना अलेक्जेंड्रा जो कुछ भी थे वो रासपुटिन से ही एडवाइस लेना शुरू कर दिए। बट पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट रासपुटिन इज नॉट अ गुड एडवाइजर, ही इज रियली नॉट अ गुड एडवाइजर, ही यूज्ड टू गिव दैट ब्लडी आइडियाज। समझ आ गया? बहुत अच्छा था ना कहानी। तो रासपुटिन is the second reason। तो रासपुटिन के वजह से the war wasn't supported, the king lost his power, the king was losing his power। तो रासपुटिन था। और तीसरा था ये सरीना अलेक्जेंड्रा। इन्होंने क्या कर दिया यार, अभी इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने कुछ भी नहीं की थी। तो पहला था ड्यूमा से उन्होंने बातचीत नहीं की, पार्लियामेंटेरियन से उनका बात नहीं की, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग टू डिस्कस अबाउट द वॉर इन द ड्यूमा, बट ही डिडंट डू सो। रासपुटिन जो मैंने कहानी बताई थी, रासपुटिन क्यों एडवाइस दे रहे थे, और ये रासपुटिन से ही ये Tsar Nicholas II used to give his ideas। तो जब रासपुटिन बोल देता कि ये कर लो भाई साहब, यानी कि वो ये Tsar Nicholas II बिना कुछ सोचे समझे रासपुटिन का आइडिया बता देगा। एंड थर्ड वन मैं बता दी कि सरीना अलेक्जेंड्रा इज द थर्ड रीजन। बाय सरीना अलेक्जेंड्रा इज द थर्ड रीजन। सरीना अलेक्जेंड्रा यानी कि वो सरीना अलेक्जेंड्रा जो थी Tsar Nicholas II को जो शादी करी थी वो तो जर्मनी से थी। तो जर्मनी के और रशिया के बीच में तो वॉर हो रहा था, ये सरीना अलेक्जेंड्रा जर्मनी की थी, तो जर्मनी की थी तो इसलिए वो कौन बोल सकता है कि वो जर्मनी को सपोर्ट भी कर सकता है। सो दीज वर द 3 reasons व्हाई द वॉर वाजंट सपोर्टेड। The support for Tsar was decreased day to day। और ये जो अभी बोल रही हूं मैं, इसको ध्यान से सुनो। The war was fought in, I'll just erase this। इसको याद रखो, ये वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था इसको याद रखनी है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। तो the thing is that, the main concept is that yeah, the war was fought on 2 fronts। एक मिनट, स्मार्ट में बता रही ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इसको देखते पहले। सो द वॉर वाज फॉट ऑन 2 फ्रंट्स, एक था वेस्टर्न फ्रंट, एक था ईस्टर्न फ्रंट। तो ये जो था ये है वेस्टर्न फ्रंट और ये है ईस्टर्न फ्रंट। तो ये वेस्टर्न फ्रंट में था जर्मनी, ईस्टर्न फ्रंट में था रशियन एम्पायर। तो द वॉर वाज फॉट इन 2 फ्रंट्स, वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट। रशिया लॉस्ट बैडली बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न फ्रंट। क्यों? वेस्टर्न फ्रंट जो में थे, वेस्टर्न फ्रंट वाज हैविंग ट्रेंचेस इन इट। ट्रेंचेस, व्हाट आर ट्रेंचेस? सी, ये जो होते हैं ये वेस्टर्न साइड में थे।
Why trenches were only there in western side? Because the land was more fertile in the western side. इसके वजह से जब लैंड थोड़ा फर्टाइल है वेस्टर्न साइड में, ऑब्वियसली ट्रेंचेस अगर वो बना भी देंगे, वो इधर बैठ के शूटिंग करेंगे, आराम करेंगे, शूटिंग करेंगे, और जब ये लोग शूटिंग कर रहे हैं वो इसमें एस्केप भी हो सकते हैं, यानी कि इधर छुप जाएंगे, इनको कुछ भी गोली नहीं लगती, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई इस वेस्टर्न फ्रंट में फर्टाइल है लैंड, इसीलिए थोड़ा वॉर्स ज्यादा लाइक ट्रेंचेस इसीलिए हुए थे, ये है ट्रेंचेस। तो इस ट्रेंचेस बाहुबली मूवी में आप लोग देखे ही होंगे ना, तो वो थे। सो ट्रेंचेस वर मोर ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड देयर वाज लार्ज ट्रैक्ट्स, यानी कि ईस्टर्न साइड में जो है लैंड थोड़ा बहुत ही कम है, और लैंड कम नहीं बल्कि लैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ट्रेंचेस नहीं बन सकते। तो जब वो शूटिंग करते करते रहे रशियन एम्पायर, देयर वर सो मेनी डेथ्स। प्ले द वर्चुअल वीडियो। Friends, so now let us see why did the Russia's army lost under this Germany. The defeat was so shocking and demoralizing. Why? What was that purpose? So as you can see, this is map of Europe, and in page number 30 we are having it in our NCERT textbook. So as you can see, this is the basic map. So it was fought on both the fronts, that is Eastern Front and the next one is Western Front. War on Eastern Front, it differed from that on the Western Front. But how? Because casualties, that is deaths of the people, were more on Eastern Front compared to Western Front. Eastern Front in the sense this side it would be Eastern Front and this side it is the Western Front. To the Western Front we are having this Germany, and to the Eastern Front we are having the Russian Empire. Now what happened? What is the reason? Why did Russia lost its lot of army, and why were the casualties more on the Eastern side? See, to the Western side, if you observe, the land is so fertile. The land is so fertile. There were trenches in this in western side, western part. What are the trenches? So while fighting, or when we are seeing movies like army movies, we can observe some this kind of things, right, where the people are going to fight by sitting inside this, they're going to shoot it, and when they are shooting onto them, they're going to hide themselves. So there were more trenches towards the western side as compared to eastern side. Eastern side, the land was not so fertile than the western side. So like there were long tracks on the eastern side compared to the western side. That is the reason why Russia lost so much army. आप लोगों ने देख लिया, इसीलिए रशिया lost so much army इस ट्रेंचेस के वजह से। अगर रशिया के पास ऐसे ट्रेंचेस, यानी कि रशिया के पास अगर लैंड फर्टाइल होता तो ये भी बनाते और ये भी शूटिंग करते, पर इनके पास तो लैंड नहीं है। और जब वॉर हो रहा है, अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है, इन दोनों में से एक व्यक्ति हारना चाहिए। तो जर्मनी और रशिया के बीच में जो हुआ था, रशिया लॉस्ट बैटल। एक मिनट, ये जैसे लेकर आती हूँ। So Russia lost its army so badly. Russia lost badly in Germany and Austria, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी उन्होंने सपोर्ट की थी, जर्मनी को ऑस्ट्रिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी। So Russia lost its army so badly in the hands of Germany and Austria. There were 7 million casualties. Casualties यानी कि कैजुअली ले लो यार, क्या हो जाएगा। कैजुअलिटीज यानी कि वो नहीं भैया, देखो कैजुअलिटीज यानी कि पर्सन किल, कैजुअलिटीज पर्सन किल, यानी कि कैजुअलिटीज वाज कंप्लीटली 7 मिलियन कैजुअलिटीज, ठीक है। 7 मिलियन कैजुअलिटीज यानी कि पर्सन, यानी कि 7 million persons were killed because of this First World War. 7 million persons. And the destruction of crops and buildings by Russian army led to over 3 refugees over Russia. 3 refugees यानी कि refugee यानी कि shelter लेने में वो जो place होगा उसको refugee बोलते हैं, because you know the Russia lost its army, lost its crops, यानी कि वो जो क्रॉप्स थे वो पूरे डैमेज हो गए थे, बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा गिर गए थे। तो सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, यानी कि सोल्जर्स को लग रहा था कि उनको ऐसा वॉर फाइट नहीं करना चाहिए। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट such a war, and the war also had a severe impact on
इंडस्ट्री क्यों हुआ था उसको हम लोग बोल देंगे, अभी मैं बोल रही हूँ और वर्चुअली हम लोग समझ लेंगे। तो एक कहानी बोलती हूँ। बाल्टिक सी होता है जर्मनी में, तो जर्मनी ने कंट्रोल कर दी बाल्टिक सी को, और जर्मनी जो है, जर्मनी ने जब बाल्टिक सी को कंट्रोल में ले ली, उसने ब्लॉकेज लगाई। तो उन्होंने जब ब्लॉकेज लगा दी, क्या हुआ था, दूसरे कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को रशिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो द रशिया हैड अ इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट। इसको भी हम लोग वर्चुअली समझेंगे। As you can see, this is the basic map where we can observe this Baltic Sea. So here we are going to understand it so clearly that how was the Russia also severely impacted on industry, how was the industry of Russia severely impacted by the war. So as you can see, the war was between the Central Powers and Allied Powers. So the Germany is one of the Central Power and Russia is one of the Allied Power. What happened is Germany cut off its supplies because Germany used to control this Baltic Sea, and Russia was cut off from supplies. How? Because Germany it used to supply the products to the Russia in this way. It used to produce its supplies. It used to transport its supplies through its Baltic Sea. Now, as there is a war between these two countries, what happened? This created a blockage here. In between, it created a blockage. Now, what happened? It cannot send its supplies to Russia. So, like that, Russia was cut off from supplies, and it also led to industrial equipment disintegration. And impact was severe in Russia. Now you can say that Sweden is there. Now Sweden, why can't it supply to the Russia? See, Sweden, you see, Sweden was completely neutral. See, Sweden did not enter into the wars at all. It went on with its own trade. Sweden does not come under central powers at all. Sweden did not come to the central powers. If Norway wants to send also, how can it send? The blockage is here. Norway have to send in this way only, but it can't now. But Sweden, you just see, Sweden was a neutral part, and this just a second, yeah, and this Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, parts of Poland, these are all the Russian Empire. So Russian Empire and Russia, these people only need the products. So this was the Baltic Sea, and how did the Germany control this Baltic Sea? Okay, देख लिए, cool. तो कैजुअलिटीज आने के पर्सन, तो ये तब वेरी सिवियर इम्पैक्ट। और एंड दिस एबल्ड बॉडी में, यानी कि थोड़े किराने शॉप्स में जो पर्सन काम करते थे, यानी कि वो जो वॉर में फाइट कर सकते थे, उनको उन्होंने ले ली आर्मी में। तो यानी कि बिकॉज ही लॉस्ट सो मच आर्मी, सो दे टुक ओवर द लाइक एन आर्मी. And when the shops were closed, obviously some for little things also they have to go very far away. और ये सब कुछ हुआ था. Okay, there was a shortage of labor because able-bodied men were taken. They were called up to the court because of shortage of labor, and large supplies of grains were let away. Now, when the shortage of labor took place, obviously the small workshops producing essential goods were completely shut down. यानी कि उनको कितना दूरी जाना पड़ेगा, बिकॉज एसेंशियल गुड्स के लिए वो जो क्रॉप्स में जाते थे वो खत्म हो चुका है. एंड ब्रेड एंड फ्लोर वाज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ रशिया, दे वर आल्सो कंप्लीटेड. तो हम लोगों ने बात कर दी रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था. अभी है हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. यार आज तो बहुत सीख ली हम लोगों ने, बहुत सीख ली. मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कस करने में इस लेसन को. तो हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया भी देख लिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी देख लिया, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने कवर भी कर लिया. यार 1 घंटा हो गया या फिर 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया, पर कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ गया आपको. एंड देयर आर सम पिक्चर्स गिवन, देखा है नहीं पर मुझे पता नहीं. दीज वर द सोल्जर्स इन द रशिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देखो कितने सैड बैठे हैं. ये डॉगी मुझे पता नहीं कहाँ से आया. डॉगी भी फाइट कर रही थी क्या? छोड़ दो यार उस डॉगी को, पाप. ठीक है, तो ये था आर्मी. देखो कितने उदास थे बिकॉज दे लॉस्ट सो मच आर्मी. ओके, तो वी कंप्लीटेड एनसीईआरटीज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन हो गया था. हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड. तो अभी तक तो क्लियर है ना? तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल साइड दिस इंटरेस्टिंग व्लॉग सो दैट यू गोना गेट दिस. टाइम कितना हुआ है? 12:30 है. तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल
inside this interesting vlogs to get some more interesting videos. यानी कि मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट भी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा जनरल नॉलेज भी बनाऊंगी, कुकिंग वीडियोस भी बनाऊंगी और मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ एक और वीडियो से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय बाय।